डॉक्टर जावेद जी, आप प्लीज बताएं कि जिस तरीके से वहाँ पे जो बच्चे खास के जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए क्या इस तरह का प्रावधान किया जाए, या फिर ऐसे लोग जो विशेष रूप से सरकारी जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं, तमाम जगह पटना जाते हैं, कोटा जाते हैं, अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं, तो आखिर ऐसे कौन से कारक हैं, कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शिक्षित युवाओं को, इसके पीछे मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आप इजराइल को देखें, जापान को देखें, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमीज हैं जहाँ के इंटेलेक्चुअल पूल ऑफ माइंड ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, और उन लोगों ने ये दिखाया है कि अपने कर्म क्षेत्र के आधार पे, क्योंकि बिहार की एक बहुत पुरानी इतिहास भी रही है, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी वहाँ की जनसंख्या है, मिथिला हो या बिहार हो, एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल स्कूल है। आपको मैं बता दूं, बाहर में बिहार के लोगों की जो मानसिक एक्सरसाइज करने वाली जॉब्स हैं, चाहे वो सिविल सेवा की जॉब हो, डॉक्टर्स की जॉब हो, आई मीन डिफरेंट काइंड ऑफ जो जॉब्स हैं, जिसको हम लोग व्हाइट कलर जॉब कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, और ब्लू कलर वाले भी काफी अच्छे हैं। तो मेरा यही कहना है, तीन चीजों को एक ही साथ हम समाहित कर लें। पहली बात यह है कि ऐसे छात्र, ऐसे युवा जो एक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो किस तरीके से उनको सुविधा दी जाए। दूसरे ऐसे छात्र जो डॉक्टर्स, इंजीनियर, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तमाम तरह की जो जॉब्स हैं, जिसको अब सीसीआई बना दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसको किस तरीके से देखा जाए। और टेक्नोलॉजी का ऐसे लोग, खास के जो लड़कियां हैं जो बाहर नहीं आ सकती हैं, सामाजिक बहुत सारी वर्जनाएं हैं जाने में, और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, तो टेक्नोलॉजी किस तरीके से देखा, ताकि हमारा जो बिहार प्रदेश है, मिथिला है, मधुबनी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर काम कर सके, क्योंकि दरभंगा में अभी अप्रूव भी हो चुका है। डॉक्टर जावेद सर प्लीज। जी राकेश जी, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत है। ये हायर एजुकेशन के फील्ड में अगर अब चर्चा करते हैं या बात करते हैं टीचर्स एजुकेशन की, जहाँ से वो बीएड पास आउट करते हैं लड़के और टीचर बनते हैं, तो वैसे अगर बिहार गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो उनको अभी इंस्टेंटली जब हम आपसे मुखातिब हैं, तो इसमें 4.5 लाख टीचर की एकदम नितांत आवश्यकता तुरंत तुरंत है। ऐसे में इतने ह्यूज टीचर का प्रोडक्शन कहिए या उनको वेल ट्रेन करने के लिए बिहार के पास उतने कॉलेजेस नहीं है कि वो ट्रेन टीचर दे पाए। क्योंकि ये जो शिक्षा का क्षेत्र है, खास करके टीचर का है, वो वेल ट्रेन टीचर होने चाहिए अपने सब्जेक्ट के इसमें। अब रही बात के टीचर एजुकेटर, एज ए टीचर एजुकेटर जो है, जो कमिंग जो टीचर है उसमें, जो ग्रोइंग टीचर है बनने वाले हैं, उनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, इसको मैं दो पार्ट में बांट के चलता हूँ। ये जो टीचर की खपत है, जो एज ए टीचर वो ज्वाइन करेंगे स्कूल में या हायर स्टडीज में, इसमें दो तरह के टीचर का रिक्वायरमेंट अपने सोसाइटी में है। एक ऐसा है कि आजकल जो फिंगर टिप पे चला गया है टेक्नोलॉजी की बदौलत, टीचर की कमी जो है विदेशों में बहुत ज्यादा है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मैं चर्चा विशेष रूप से यहाँ करना चाहूंगा, एक हरियाणा बेस्ड, गुड़गांव बेस्ड है, एडसिल, एजुकेशन डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या करती है कि यहाँ के वेल ट्रेन टीचर को विदेशों में भेजती है उनके सब्जेक्ट के हिसाब से। उनके यहाँ आप रजिस्ट्रेशन कराएं, आप जाएं, वो वेल ट्रेन टीचर होने चाहिए विद सम मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल सर्विसेज, जो हैदराबाद बेस्ड है। ये भी टीचर्स को इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज में, अफ्रीकन और यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, इधर भेजते हैं। अब रही बात की ये जो टीचर है, इतनी खपत इनकी इंडिया में ही हो रही है और विदेशों में हो रही है, तो उसके लिए क्या करिकुलम में क्या डिवाइस किया जाए कि ये जो है इनकी एप्लीकेबिलिटी फॉरेन में भी बने। उसमें मेरा अपना सजेशन ये है कि जो टीचर बन रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनको कम से कम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे रखें। जैसे अगर उनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज में ऑलमोस्ट हर कंट्री में अंग्रेजी बोली जाती है। तो अपने यहाँ के बिहार के, खास करके मिथिलांचल के जो टीचर हैं, जो उर्दू टीचर हैं, इनकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर होती है। तो थोड़ा इम्फेसिस इस पे दिया जाए कि ये वेल वर्स हो जाए, इनका जो स्टाइल ऑफ टॉकिंग है वो इंग्लिश में बहुत अच्छा हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। एक ये हो। दूसरा टीचर मैथमेटिक्स ग्रुप का है जो यूएस में
जापान में, चाइना में जाता है, उसको थोड़ा वहाँ का लैंग्वेज जैसे जापानीज है, चाइनीज है, या फिर और जो छोटे-छोटे कंट्रीज हैं, वहाँ इनका डिमांड ज़्यादा है। तो उस लैंग्वेज पे इनको करके इनको थोड़ा स्ट्रेंथन करना होगा लैंग्वेज में भी, कि जैसे इंग्लिश है या आपको कनाडियन लैंग्वेज है या ब्रिटेन में है या सिंगापुर में है या चाइना में है, तो या जापान में है, इस तरह से। तो एक तो अपॉर्चुनिटी इनसे हो सकती है ऐसा कि जो यहाँ के टीचर हैं, इनका पूल ऑफ टैलेंट दूसरे कंट्रीज में जाए, वो दूसरे कंट्रीज में भी जाके सर्व करें। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो अपने यहाँ पूल ऑफ स्टूडेंट्स है, इसका माइग्रेशन हो रहा है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कोटा राजस्थान में एक शहर है वहाँ। अगर इसको ये जो सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है, हमारा एक्सचेकर भी वहां जा रहा है, माने हमारे स्टेट का पैसा वहां जा रहा है इतना करोड़ों में, इसको टैप किया जा सकता है। और उसके लिए जैसे कोटा में हब बना हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, पर्टिकुलरली मेडिकल और इंजीनियरिंग का, उसको यहाँ बनाया जा सकता है, मिथिला में बनाया जा सकता है। और इसके लिए जो बिहार के बहुत सारे टीचर जो बाहर काम कर रहे हैं, उनको एक पूल बना के यहाँ काम किया जा सकता है, जिससे यहाँ इकोनॉमी आएगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। और खास करके जो अपने यहाँ है, वो जैसे देखने के बाद लोग सीखते हैं, सीइंग इज बिलीविंग का जो कंसेप्ट है, वो चरितार्थ होगा और यहाँ भी हब बन सकता है। तीसरी बात ये है कि एजुकेशन को 3 पार्ट में लोग बांटते हैं। क्या है? एक होता है स्किल्ड, एक होता है सेमी स्किल्ड और एक होता है नॉन स्किल्ड। हमारे यहाँ जो 10th पास आउट करके जाते हैं, तो उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था पूरे बिहार क्या पूरे इंडिया में कहीं नहीं है कि जो 10th पास किया हुआ है उसको व्हाट टू डू, क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। अगर वो बहुत टैलेंटेड लड़का नहीं है, तो उसको सेमी स्किल्ड के जो वर्क्स हैं उसमें उसको दिया जाए। उसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कोई सजेशन सेंटर हो, कॉलेज में कुछ इस तरह का सिस्टम बने या स्कूल में सिस्टम बने कि जो लड़के पास आउट नहीं कर पाए तो उनको किस डायरेक्शन में जाना है। दूसरा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके तरफ से डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया, ये 2 प्रोग्राम्स आए हैं जो काफी वैल्यूएबल है, जो हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं और स्किल्ड पर्सन बन के सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। और तीसरा पार्ट आता है जो स्किल्ड वर्कर, जो वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेन्ड हैं, वो हायर एजुकेशन में जाएं और उनको फिर डिफरेंट सेगमेंट और सेक्टर्स में वो काम करें। तो ये 3 लेवल एक ऐसा है जिसको पे थोड़ा बिहार गवर्नमेंट, चूंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो इस बात पे एम्फेसिस दूंगा और आपके माध्यम से कि राज्य सरकार तक ये बात पहुंचे कि इसके लिए भी एक चैनलाइज किया जाए। और तीसरा एक बड़ा वाइटल ये है कि जो हमारे यहाँ से पूल ऑफ टैलेंट का जो माइग्रेशन होता है, जो ब्रेन ड्रेन होता है, इसको टैप किया जाए, इसको एक ग्रिड सिस्टम में किया जाए। अब आज की ही बात मैं कहूँ तो सुबह 8 बजे की न्यूज में मैंने सुना कि रविशंकर प्रसाद जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जिस तरह बिजली का ग्रिड है, उस तरह वाईफाई का वो ग्रिड स्टैब्लिश कर रहे हैं, जो अपने आप में इतना पॉजिटिव साइन है। वो इसलिए कि देखिए जो शहरी क्षेत्र है वहां तो आप इंटरनेट चला सकते हैं, उनके टावर्स होते हैं, आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो 90-80% जो रिमोटेस्ट एरिया है, खास करके बिहार का, तो वहां जो उसकी जो पहुंच है वाईफाई की, अगर वो पहुंचती है तो हमारा जो डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा, वाइडेन हो जाएगा। इसलिए जो जिस काम के लिए वो शहर की तरफ माइग्रेट करते हैं, वो वहां से होम सर्विस दे सकते हैं, वो वहां से काम कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें किया जा सकता है। और खास करके इस डिजिटल दुनिया में जब ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो रही है, तो इसको टैप करने का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है इंटरनेट। अगर आपका कोई लोकल प्रोडक्ट है, आप उसको बेचना चाहते हैं, ढेर सारी जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज है
वो आपको वहाँ से टैप करती है। इसके लिए आपको जो सपोर्टिव डिवाइस होना चाहिए, वाई-फाई है, इंटरनेट है, जिसके लिए भारत सरकार बहुत काम कर रही है। इसके लिए तो मैं भारत सरकार का शुक्रगुज़ार हूँ व्यक्तिगत तौर पे। और जो पूल ऑफ टैलेंट की बात आपने की, इसको कैसे टेप किया जाए, इसको कैसे रखा जाए? अगर मधुबनी की चर्चा करता हूँ तो यहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल चुका है झंझारपुर में। डिफरेंट आईटीआई कॉलेजेस हैं, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, जनरल कॉलेजेस हैं। इसमें एक आइडिया मुझको आता है, जो राकेश जी मैं आपसे शेयर जी, करना चाहता हूँ, जी, वो ये है कि जो जनरल कॉलेजेस हैं, वो या तो +2 के हाई स्कूल्स हैं या फिर डिग्री कॉलेज है। इन कॉलेजेस में जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है, इसमें अगर इंक्लूजन इंजीनियरिंग का, मैनेजमेंट का और इससे रिलेटेड और भी कोई टेक्निकल चीजें हैं, उसका खास करके एग्रीकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री का, इसका सेंटर अगर उस कॉलेज में बनता है और इसके लिए कुछ काम किया जा सकता है, तो वो जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है और काफी जमीनें हैं उसके पास, कॉलेजेस के पास, इसको टैप किया जा सकता है। तो कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को डिफरेंट फील्ड ऑफ एजुकेशन के सीगमेंट में आप ट्रेन कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, और उसका जो आउटकम आएगा वो कहीं ना कहीं अपने इस सोसाइटी के इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा। और हमारा जो जीडीपी है, खास करके अभी बिहार की पोजीशन तो अच्छी है अक्रॉस इंडिया, उसमें बहुत इजाफा होगा। और मुझको लगता है कि ये एक ऐसा इनोवेटिव आइडियाज है कि बहुत सारे कॉलेजेस के की जमीनें हैं जो अनफर्टाइल है, वो पड़ी हुई है, उसकी यूटिलिटी नहीं है। तो ऐसे में इसकी उपयोगिता भी हो जाएगी। जो ब्रेन ड्रेन है, जो यहाँ से पूल ऑफ टैलेंट जो स्टूडेंट है, जो माइग्रेशन हो रहा है बिहार से बाहर, वो यहाँ टैप होगा, इनकी इकोनॉमी बाहर नहीं जाएगी, फ्लोरिश होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ से पूल ऑफ टैलेंट को लोग जो है अपने यहाँ मंगाएंगे, चाहे वो भारत से बाहर हो या भारत के विभिन्न स्टेट्स में हो। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन देगा अगर इन छोटी छोटी चीजों पे हम थोड़ा काम करें, थोड़ा रेप्लिकेट करें। और डिफरेंट छोटी कंट्री है, सिंगापुर है, ताइवान है और साउथ कोरिया है। इन चीजों से बहुत सारी चीजें उनके पास नहीं है। इजराइल है, उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है, जैसे हमारे यहाँ फर्टाइल लैंड है, पानी है, इरिगेशन है। ये इन चीजों पे अगर हम देखें, ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट करती है। और अगर इनको हम चैनलाइज करते हैं तो मुझको ये पूरा विश्वास है कि छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे बूंद से तालाब भर जाता है। तो मुझको लगता है कि ये चरितार्थ होगा। और इसमें हमारे पास जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, हमारे पास जो टैलेंटेड पूल्स है, हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये सब फ्लॉरिश करेंगे। जैसे फ्लॉरिश करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें स्टेट करेगा, और स्टेट करेगा तो स्टेट का नाम होगा, उसकी रैंकिंग बढ़ेगी, बाहर से विदेशी लोग आएंगे। अब जैसे मधुबनी की चर्चा करें, यहाँ मधुबनी पेंटिंग का एक गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने चित्रकला इंस्टीट्यूट खोला है सौराठ में, जो अपने आप में अनोखा है। दुनिया में इस तरह का कहीं कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो यहाँ आ रहा है। उसके साथ जो एंसिलियरी सब्जेक्ट्स हैं उस पे आ रहा है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग से ही रिलेटेड नहीं है, इसमें डिफरेंट कैटेगरी है। उस सब में इसमें फ्लॉरिश होगा। जैसे होगा तो यहाँ मार्केट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, लोगों की जरूरत होगी, वेल ट्रेंड लोगों की जरूरत होगी, और यहाँ से फिर इन लोगों का की इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो स्टेट बढ़ेगा, स्टेट बढ़ेगा तो कंट्री बढ़ेगा। ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और मुझको लगता है, मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ इन बातों के लिए, खास करके कुछ इनोवेटिव एजुकेशनल इनोवेटिव के लिए, जिसमें मैं प्रयास भी करता रहता हूँ। अभी एक हमारे मित्र हैं जो यूएस से कनेक्टेड होके वो चाह रहे थे कि हम यहाँ ऑनलाइन फ्री एजुकेशन दें, जैसे वो खान एकेडमी है यूएस में, उसी के तर्ज पे वो चाह रहे थे कि हम मधुबनी के शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए पहले प्रोवाइड करें, और हम वहाँ से जो डिफरेंट मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए हैं, जो एस्पायरेंट हैं, उनको हम जो है
फ्री एजुकेशन दें, ऑनलाइन एजुकेशन दें। तो ये एक ऐसा सेगमेंट बना है इस कोविड-19 से, जहाँ जान-माल की हानि हुई है, वहीं एक नया क्षेत्र उभर के आया है, जो कहीं न कहीं दबा हुआ था, वो था ऑनलाइन एजुकेशन का, जो हमको लगता है कि काफ़ी पर्सपेक्टिव है और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को, जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, वहाँ तो लिमिटेड है, लेकिन आप ऑनलाइन एजुकेशन अगर देते हैं, तो आप जो है मासेज़ में जा, आप मास्टर्स में जाएँगे, तो जो रेशियो है, जो परसेंटेज है किसी को एजुकेट करने का, उसका जो एरिया है वो वाइडेन हो जाए। और इस लिहाज से मुझको लगता है कि ये एक ऐसा सिस्टम आया है कि इसको मधुबनी को एक हब बनाया जा सकता है और इसमें ढेर सारे जो मधुबनी के, बिहार के, मिथिलांचल के जो बाहर लोग हैं, उनको एक पूल के साथ जोड़ा जा सकता है कि अगर आप कर सकते हैं तो आप आए हमारे यहाँ। इसमें ढेर सारी कंपनियां हैं, जैसे मधुबनी की मैं 2 लोगों की विशेष चर्चा करना चाहूँगा। जी, एक डॉक्टर फैयाज़ अहमद साहब हैं जिनका मेडिकल कॉलेज है। एक डॉक्टर इम्तियाज़ नूरानी साहब हैं, जो नॉन मेडिको हैं लेकिन उन्होंने चेन ऑफ हॉस्पिटल्स खोल रखा है। इस तरह के लोग हैं। एक संत कुमार चौधरी जी हैं जिनके चेन ऑफ कॉलेजेस हैं बिहार और बिहार से बाहर में। तो इस तरह से एक संदीप फाउंडेशन वाले हैं, संदीप झा, जिनके लिए हम समझते हैं कि जिन 4 लोगों की मैंने चर्चा की है, मधुबनी हमेशा कृतज्ञ रहेगा इन लोगों के लिए कि इन लोगों ने मधुबनी के साथ-साथ देश के अलग-अलग हिस्से में भी इनका कंट्रीब्यूशन हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और राकेश जी, एक बात की विशेष चर्चा ये करना चाहूँगा जी, जी। कि सन 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी पॉलिसी लेकर आई थी, जिसमें बिहार में सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी खुली है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो डॉक्टर संदीप झा जी, जो महाराष्ट्र बेस्ड हैं और रहने वाले यही राजनगर के हैं। तो वहाँ उन लोगों ने बिहार में की पहली यूनिवर्सिटी मधुबनी में एस्टेब्लिश किया है, जिसका नाम संदीप यूनिवर्सिटी है। मैं वहाँ गया हुआ था एज ए एक्सपर्ट बन के, देखा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा किया था। उन्होंने वहाँ सेमिनार भी किया था जिसमें मैं भी वहाँ गया था, उसमें एज एन एक्सपर्ट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर इनको, जितने लोग हैं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनको अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करें और एक ऐसा सिस्टम या चैनल बनाएं जिससे कि ये लोग सब उससे जुड़ें और जुड़कर काम करें, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मोड है, जो गवर्नमेंट और यूजीसी ने भी इसको अप्रूव किया है, इसको कर सकते हैं तो करिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके भारत में जो है आउटसाइड कंट्री, वो पीपीपी मोड पे डिफरेंट कॉलेजेस को एब्जॉर्ब करके अपना एजुकेशन दे रहे हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। तो इस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं और एजुकेशन में अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इंट्रेंट हो जाता है, तो मुझको लगता है कि जो सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह के आप उसको काफी आगे तक बढ़ा सकते हैं। इस विषय में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, खास करके चूंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का आदमी हूँ, तो डिफरेंट कॉलेजेस जो है मधुबनी या मिथिलांचल या बिहार के, उसमें साइंस के लगभग सभी डिपार्टमेंट्स थे, चाहे केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो। इसमें अभी एक न्यू इनोवेटिव आइडियाज आया है मेरे पास। जैसे जो डिफंक्ट लेबोरेटरीज है हमारे यहाँ कॉलेजेस में, इसको जिंदा किया जा सकता है। यूजीसी का एक प्रोग्राम है, स्पेशल सैप कहलाता है, स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसमें वो लेबोरेटरी को इनरिच करने के लिए फंडिंग करते हैं। तो इसमें अगर हम उसको अप्लाइड इन नेचर में करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के जो जूलॉजी डिपार्टमेंट है, उसका जो लैब है, उसको अगर हम पैथोलॉजिकल लैब के साथ अटैच करके अगर हम करते हैं और वहाँ कुछ कोर्स, न्यू कोर्सेज जैसे डीएमएलटी है, बीएमएलटी है, जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्सेज है, इसको करते हैं, तो हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। एक उसके साथ है।
दूसरा है बॉटनी डिपार्टमेंट, ये फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। फॉरेस्ट्री के भी बहुत सारे कोर्सेज आए हुए हैं और उसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, उसको कर सकते हैं। फिशरीज साइंसेज है, जो मिथिलांचल है, यहाँ जो मेरे पास जानकारी है, मधुबनी जिले में जो गवर्नमेंट के पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, वो 1800 हैं, 18,000 हैं यहाँ। और जो प्राइवेट पॉन्ड्स है उसकी संख्या मुझको नहीं मालूम है। इतने बड़े पैमाने पे तालाब के रहने पे भी मछलियां हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से आती हैं। अगर इसमें फिशरीज साइंसेज के डिपार्टमेंट, जहां जहां जोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनके साथ ये कोर्सेज को अटैच करके खोला जाए तो मुझको लगता है कि ये भी बहुत फ्रूटफुल होगा। तीसरा एक डिपार्टमेंट आता है केमिस्ट्री का, जिस विषय से मैं संबंधित हूँ। इसमें जो ड्रग फॉर्मुलेशन है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है, अगर इसको हम टैप करते हैं, जो मुख्य मुख्य कॉलेजेस हैं वहाँ करते हैं, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पे हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, तो वो मेडिसिन की कंपनी, वो ड्रग की कंपनी यहाँ काम कर सकती है। ढेर सारे लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे सकती है, जॉब प्रोस्पेक्ट बढ़ सकता है यहाँ। इसी तरह जो मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट है, उसको अगर हम कंप्यूटर साइंस से जोड़ते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स होता है, तो इसको कर सकते हैं। तो इस लिहाज से इन चीजों पे अगर हम लोग थोड़ा सा इम्फेसिस दें और एक एक रोड मैप तैयार करें, तो मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक टैग लग गया है, उसको हम लोग मिनिमाइज करने में बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस रोड मैप को करने के लिए जो हमारे आपके जो कंसर्न पर्सन है, उनसे भी आइडियाज दिया जा सकता है। इसके लिए एक मीटिंग कॉल की जा सकती है कि इस तरह की इनोवेटिव चीजें हैं, इस पे आप अपना कैसे कर सकते हैं ताकि ये प्रदेश बढ़े, क्षेत्र बढ़े, राज्य बढ़े, कंट्री बढ़े। तो ये इस तरह की बातें जो हमारी समझ में थी, इन बिंदुओं पे अगर काम किया जाए तो मैं अपनी बात को शाद अजीमाबादी के इस शेर से समाप्त करना चाहूंगा जी कि शाद अजीमाबादी जो बिहार के काफी बड़े शायर रहे हैं, 1800 के आसपास, 1863 के आसपास। उन्होंने कहा कि न थक के बैठ कि तेरी उड़ान बाकी है, जमीन खत्म हुई, आसमान बाकी है। वाह, वाह। जी बहुत अच्छा, राकेश जी। बहुत अच्छा जावेद सर, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। और अभी तो जमी को नापना है, आसमां को भी देखना है। और जाहिर सी बात है जी कि व्यूअर्स यदि मैं बताऊं तो कि जिस तरीके से इन्होंने अपने जो जीवन के अनुभव बताए, डिफरेंट एस्पेक्ट बताए, बहुत ही डायमेंशंस बताए हैं इन्होंने। और सबसे बड़ी बात जो मैं भी ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो आदमी स्किल है, वो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग की अलग गुंजाइश होती है। जैसे दिल्ली के अंदर भी आप ब्रिटिश काउंसिल देखेंगे, वहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जाते हैं, एमबीए जाते हैं अपने अपने स्किल को इम्प्रूवमेंट करने की। सबसे बड़ी बात ये समझने की जरूरत है ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को, कि आपने कोई स्किल लिया है, उसके बाद भी आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, चाहे वो लैंग्वेज के स्तर पे हो, चाहे नॉलेज के स्तर पे हो। तो एक तो मुझे इसमें संभावना दिखाई देती है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, वहीं के डॉक्टर्स हैं, यदि कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं है तो अच्छे उनको रोजगार कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं मिल पाता है, चाहे वहीं के टीचर्स हैं। तो एक वो सेगमेंट है। दूसरा जो सेगमेंट है, ऐसे बच्चे, जो सर ने बहुत अच्छी बात कही है, 10th के बाद आखिर क्या करना है, कैरियर काउंसलिंग कह ले या उनको मोटिवेशन कह ले, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए क्या है, इनमें भी देखने की जरूरत है। और जो पर्सपेक्टिव है, नॉन स्किल्ड जो लोग हैं, जैसे फिशरीज की बात उन्होंने कही है, मुझे एक सबसे बड़ी बात जावेद साहब ये भी लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने जा रहा है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस का है, मैथमेटिक्स का, जूलॉजी का, बॉटनी का, उसी तरीके से यदि जो साइंस की पढ़ाई होती है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो चुकी है, $1 billion अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। आप देखिए कि एक अर्ली मैन से लेके, इंडस्ट्री से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, आज हम आईटी हब में बैठे हुए हैं। एक छोटे से घर में इन्फोसिस ने शुरू किया, बाकी लोगों ने शुरू किया, आज $1 million की कंपनीज है। तो मैं यही कहता हूँ कि छोटी छोटी जो रोजगार हैं, जैसे आपने कहा पारा मेडिकल स्टाफ की जरूरत होती है, तमाम इस तरह के रोजगार हैं। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को देखता हूँ, इस पे भी काम किया जा सकता है।
और सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ का टैलेंट ऑफ पूल है, मैं समझता हूँ ऑनलाइन, जैसे आपने बोला यूएस के एक बंदे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि यदि कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मान लीजिए मैं यदि 24 घंटे में 1 घंटे अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए देता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे खुशी होगी। चाहे वो एक 100 रुपये ही महीने क्यों ना दे, 10 रुपये महीने ही क्यों ना दे, ताकि हमको लगेगा कि नहीं, हम यदि 100 लोगों को वहाँ ट्रेन कर रहे हैं लैंग्वेज के लिए, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, तो मुझे खुशी मिलेगी। चलो हम कुछ लोगों को चैरिटी कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये टॉक बहुत ही फ्रूटफुल रहा है और आपने विभिन्न आयामों को बताया, और आपने जो शेर कहा तो मुझे भी याद आती है डॉक्टर कलाम साहब का, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, कई सारी उनकी किताबें पढ़ा हूँ। तो एक बहुत बड़ी जो है, मैं कहना चाहूंगा, जग में जब तू आया था, जग में जब तू आया था, जग हंसा था तू रोया था, बसर कर तू अपनी ऐसी जिंदगी, बसर कर तू अपनी ऐसी जिंदगी, जग रोए तू हंसता जा। अर्थात देखिए, जब किसी भी व्यक्ति की, या जो सामाजिक व्यक्ति है, कोई इस तरह के लोग हैं जो समाज के लिए जीते हैं, जब वो जाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है कि काश वो होते हैं। क्या कारण है कि आज भी हम कलाम साहब को याद करते हैं, गांधी को याद करते हैं? आखिर ऐसी क्या क्या उनमें खासियत थी? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति समाज के लिए निष्पक्ष जितना करता है, आने वाली पीढ़ी उसको उतना ही याद रखती है। इस बात में बहुत ही हकीकत है। इसलिए मुझे लगता है कि अपनी क्षमता के हिसाब से समाज को, जो हमने समाज से लिया है, उस समाज को हमें देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी हम लोगों को भी यदि याद रखती है तो जीवन, कहता है जीवन अभी नहीं है, जीवन मरने के बाद है, कि कौन कितना याद रखता है। आज भी बड़े बड़े लोगों की जन्म शताब्दी मनाई जाती है, आखिर क्या कारण? तो ये सारी बातें हैं जो नई युवा पीढ़ी को, भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं को रखती है, और मुझे लगता है कि 30 करोड़ युवाओं को अच्छे रोजगार मिले और पुनः बिहार को एक अच्छे मानचित्र पर स्थापित किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच जावेद सर। और अंत में थैंक यू। यही कहूंगा थैंक कि यू। आपने अपना समय दिया बहुमूल्य। Once again, thank you very much, and dear viewers, I hope that this talk is really beneficial for you, and it will be having an enlightened discussion. So thank you very much, and thank you, all the best. Thank you very much. थैंक यू राकेश जी। Thank you, thank you.